students, hello and welcome back, and Urmila Sharma is here. And student, we have already completed our chapter number 3, that was accounting principles, and the next one is chapter 4, process and basis of accounting. So dear students, in this chapter we are going to learn about what is the process we have to follow while preparing our accounts, and what is the basis of accounting, which type of informations or which type of transactions we should record in our accounts or accounting. So let's start. Let's see what are the main points we are going to learn in this topic. And the first is process of accounting. Okay, process of accounting means what steps we are going to follow while preparing our accounts. And next one is basis of accounting, means what are the basis of accounting. Is it cash or is it accrual basis? Okay, and next one is difference between cash basis and accrual basis. And the last one is hybrid or mixed basis of accounting, means this one is the one more basis of accounting excluding cash basis and accrual basis. So let's start our topic. The first topic is प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग. अब देखिए स्टूडेंट्स, अकाउंटिंग की प्रोसेस हमारी कहाँ से शुरू होती है? जब हमारी ट्रांजैक्शन होती है. ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है? अपनी ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करना है. ठीक है, अब ट्रांजैक्शंस को आइडेंटिफाई करने का क्या मतलब है? अब देखिए बिजनेस है, बिजनेस में हम क्या करते हैं? सिर्फ हम जो फाइनेंशियल नेचर की ट्रांजैक्शंस हैं या जिन चीज़ों को हम, जिन ट्रांजैक्शंस को या जिन टर्म्स को हम मोनेटरी टर्म में या मनी में कन्वर्ट कर सकते हैं, मनी में मेज़र कर सकते हैं, अकाउंटिंग में हम सिर्फ उन्हीं चीज़ों को रिकॉर्ड करेंगे, उन्हीं ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करेंगे. तो अकाउंटिंग की प्रोसेस का जो सबसे पहला स्टेप है, फर्स्ट स्टेप है, वो है हमारा आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शंस. मीन्स कौन सी ट्रांजैक्शन फाइनेंशियल नेचर की हैं, किसको हम मनी में मेज़र कर सकते हैं और किसको मनी में मेज़र नहीं कर सकते. तो ये है हमारा अकाउंटिंग का स्टेप नंबर 1. अब सेकंड आ जाता है प्रिपरेशन ऑफ वाउचर. अब वाउचर को हमने कैसे प्रिपेयर करना है? अब देखिए, जब हम ट्रांजैक्शंस करते हैं या ट्रांजैक्शन होती है, हम सेल करते हैं या परचेज करते हैं, किसी को हम सैलरी की पेमेंट करते हैं, कहीं से हम रेंट रिसीव करते हैं, कमीशन रिसीव करेंगे, कुछ भी हम जो फाइनेंस का लेन देन करेंगे किसी भी एक्टिविटी को लेकर, किसी भी ट्रांजैक्शन को लेकर, जब हम क्या करेंगे, मनी की पेमेंट करेंगे या उसको रिसीव करेंगे. अब ऐसे ही तो हम किसी को पैसे नहीं देंगे और ना ही कोई थर्ड पर्सन हमें ऐसे ही पैसे दे देगा. वो क्या होगा, उसके लिए हमारे पास एक प्रूफ होगा. ठीक है, हमारी ट्रांजैक्शन होने का एक प्रूफ होगा. अगर हमने कैश में पेमेंट की है या कैश में रिसिप्ट किया है तो हम कैश मीमो बनाएंगे. ठीक है, अगर हमने कोई मटेरियल परचेज किया है या सेल किया है, उसे हमने क्रेडिट पे सेल या परचेज किया है, तो वो हमें हम परचेज इनवॉइस या फिर सेल इनवॉइस बनाएंगे. अगर हमने किसी को पेमेंट की है तो हम पे के लिए स्लिप बनाएंगे. हमने किसी को चेक दिया है तो हम अपनी चेकबुक में से उसको चेक काट कर देंगे. ठीक है, ये उसको वो हमारी पासबुक में बैंक में जाके रिकॉर्ड हो जाएगा. तो ये जो हमारी ट्रांजैक्शन को सपोर्ट करेगा कि हाँ भी हमने वो ट्रांजैक्शन की है, हमारे पास प्रूफ होगा उस ट्रांजैक्शन को होने का. वो प्रूफ जो होगा उसे हम कहेंगे सोर्स डॉक्यूमेंट. ठीक है, अब उस सोर्स डॉक्यूमेंट के बेस पर ही हम क्या है, आगे अपने ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करेंगे. अब नेक्स्ट आ जाता है प्रिपरेशन ऑफ वाउचर्स. जब हम ट्रांजैक्शन को करेंगे, जो सोर्स डॉक्यूमेंट होगा वहाँ उसकी एंट्री हो जाएगी और उसको हम उस वाउचर में या उस स्लिप में उसको हम रिकॉर्ड करेंगे. और उस रिकॉर्ड को हम कैसे करेंगे? उस ट्रांजैक्शन उसकी सॉरी नो ट्रांजैक्शन उस डॉक्यूमेंट की हेल्प से हम जो हमारी जर्नल बुक है या ओरिजिनल बुक है वहाँ पे हम उसकी एंट्री करेंगे. ठीक है, ओरिजिनल बुक में या जर्नल की बुक में जब हम एंट्री करेंगे, हम किसकी हेल्प से करेंगे? हम उस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे जिसका हमारे पास एक सोर्स डॉक्यूमेंट अवेलेबल होगा, जिसका हमारे पास प्रूफ होगा कि हाँ भाई हमने ये ट्रांजैक्शन की है और हमारे पास ये प्रूफ है. वो प्रूफ हमारी ट्रांजैक्शन को सपोर्ट करता है. ठीक है, अब क्या है, जो सोर्स डॉक्यूमेंट बनता है या जो वाउचर बनते हैं, वो हर पर्सन क्या है या हर बिजनेस एंटरप्राइज क्या करती है, अपनी फर्म के नेम से अपने वाउचर्स को प्रिपेयर करती है. ठीक है, अब नेक्स्ट इसमें आ जाता है, अब देखिए हमने ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई भी कर लिया. ठीक है, फर्स्ट स्टेप था हमारा ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करना. और फिर क्या था,
जो हमारा सोर्स डॉक्यूमेंट होगा या फिर जो हमारे वाउचर होंगे हमने उसको प्रिपेयर करना है ट्रांजैक्शन होने के साथ ही। अब उसके बाद जो थर्ड स्टेप आ जाता है, अब हमने क्या है ट्रांजैक्शन कर ली है, उसका हमारे पास प्रूफ भी है। अब उस प्रूफ के बेस पर हम उसको ओरिजिनल बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे, ओरिजिनल बुक्स में उसकी एंट्री करेंगे, रिकॉर्डिंग इन द बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। ओरिजिनल एंट्री से क्या मतलब है, ओरिजिनल क्या चीज़ होती है, जो फर्स्ट टाइम हैपन होती है, ठीक है, जो फर्स्ट टाइम होती है वही क्या होता है, ओरिजिनल होती है। अब क्या है, जब हमने ट्रांजैक्शन की उसका हमारे पास प्रूफ है, तो उसकी हेल्प से जब हमने हमारी बुक्स में उनको रिकॉर्ड किया है, उन्हीं को हम कहेंगे बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। ट्रांजैक्शन होने के तुरंत बाद हम उसको वहाँ पे रिकॉर्ड कर लेंगे, तो वो क्या हो जाएगा, उसको हम जर्नल भी कहते हैं, जर्नल बुक कहते हैं उसको, ठीक है। अब जर्नल बुक में हम क्या करते हैं, ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं, और किस बेसिस पे रिकॉर्ड करते हैं, चार्नोलॉजिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंग, यानी कि जो 1 तारीख को हुई है हमने उसको 1 तारीख में रिकॉर्ड करना है। अब 1 तारीख को दोपहर बाद हुई है, फिर वो उसके बाद रिकॉर्ड होगी, और थर्ड नंबर पे अगर नेक्स्ट डे है या उसी डे भी हो रही है, मतलब जैसे जैसे ट्रांजैक्शंस होती जाएंगी, जैसे जैसे ट्रांजैक्शंस टेक प्लेस होंगी, वो क्या करेंगे, उनको हम वैसे ही रिकॉर्ड करते जाएंगे। और रिकॉर्ड कहाँ करेंगे हम, ओरिजिनल एंट्री की बुक्स में या फिर जर्नल में। अब देखो जो छोटे बिजनेसेस होंगे वो तो एक ही जगह पर जर्नल एंड जो जर्नल होगा कंपनी का या किसी भी बिजनेस का, वो सभी ट्रांजैक्शन को वहाँ पे रिकॉर्ड कर सकता है, क्योंकि उसकी अगर छोटा बिजनेस है तो ट्रांजैक्शंस बहुत ज़्यादा नहीं होती हैं। अब सपोज करो कि बिजनेस जो है वो काफ़ी बड़ा है, बड़ा बिजनेस हाउस है, वहाँ पे एक ही दिन में थाउजेंड्स में और लैक्स में ट्रांजैक्शंस हो सकती हैं, तो क्या वो एक ही जगह पे रिकॉर्ड कर सकता है, वो एक ही जगह पे रिकॉर्ड नहीं कर पाएगा। तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, जो उनके लिए हम सब्सिडरी बुक्स बना लेंगे, ठीक है। सब्सिडरी बुक्स मीन्स क्या, अब जो कैश से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस होंगी, ठीक है, उनको हम एक जगह पे रिकॉर्ड कर लेंगे, उसके लिए हम एक अकाउंट बना लेंगे, ठीक है। अब जो सेल्स से रिलेटेड होंगी, अब देखो सेल्स भी 2 तरह की हो सकती है। एक तो हमने कैश में सेल किया, कि जो हमने प्रोडक्ट सेल किया उसको साथ के साथ हमें कैश रिसीव हो गया। अब अगर वो कैश में है तो वो ट्रांजैक्शन तो कैश में हो जाएगी। अगर कोई सेल हमने क्रेडिट पे की है, ठीक है, हमने क्रेडिट पे की है, उधार में हमने सेल किया, तो वो कहाँ जाएगी, सेल्स बुक में। ऐसे ही परचेजेस का, अब हम क्या है परचेज कर रहे हैं, ठीक है, परचेज अगर हमने कैश में कर ली है तो वो तो कहाँ चली जाएगी, कैश बुक में आ जाएगी, क्योंकि वो कैश से रिलेटेड है, ठीक है। और अगर हम क्रेडिट करते हैं, क्रेडिट पे अगर हम परचेज करते हैं तो उसको हम करेंगे परचेज बुक में। तो ऐसे क्या है, ये सब्सिडरी बुक्स बन जाएंगी, ठीक है। कैश से रिलेटेड चाहे वो परचेज की हो या सेल की हो, वो कैश बुक में चली जाएगी। परचेज से रिलेटेड जो क्रेडिट पर होंगी वो परचेज बुक में, सेल्स से रिलेटेड जो क्रेडिट में सेल होंगी वो सेल्स बुक में। इसी तरह से हम क्या है सब्सिडरी बुक्स बना लेंगे, जो एक स्पेशल तरह की ट्रांजैक्शंस को वहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। तो ये हो गई हमारी ओरिजिनल एंट्री, बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। ट्रांजैक्शन होने के बाद उसको आइडेंटिफाई करने के बाद उसके हमने उसका वाउचर भी प्रिपेयर कर लिया है, हमारे पास सोर्स डॉक्यूमेंट भी है, उसके बाद हम उसको क्या करेंगे, हम ओरिजिनल एंट्री की बुक्स में ट्रांसफ़र कर लेंगे। ओरिजिनल एंट्री के बाद हमने उसको करना कहाँ ट्रांसफ़र करना है, वो हमें लेज़र में ट्रांसफ़र करना है। अब लेज़र का क्या मतलब है, अब देखो लेज़र क्या है, एक नेक्स्ट स्टेप है ट्रांजैक्शंस को और भी आगे ज़्यादा रिकॉर्ड करने के लिए। अब देखो एक बिजनेस में एक ही पर्सन के साथ हम बहुत बार काम करते हैं, ठीक है। अब जैसे सपोज करो कि जैसे राम है, ठीक है, राम से हमने सेल भी किया, परचेज भी किया, कभी उसको कैश में पेमेंट कर दी, कभी उसे उधार कर लिया, तो वो क्या है, हम एक सीक्वेंस में उसकी सभी आइटम्स को हमने रिकॉर्ड कर रखा है। लेकिन ऐसे हमारे पास एक अकेला राम ही थोड़ी ना है जिसके साथ हमने डीलिंग करनी है, ऐसे ऐसे हमारे बहुत सारे कस्टमर होंगे, हमारे बहुत सारे सप्लायर भी होंगे। तो हर एक पर्सन, ठीक है, हर एक पर्सन, हर एक फर्म जिसके साथ भी हम डीलिंग कर रहे हैं, जिसके साथ भी हम बिजनेस एक्टिविटी कर रहे हैं, या कोई असेट पर्टिकुलर असेट हो गई, ठीक है, कोई लाइबिलिटी हो गई,
उन सब के लिए हम क्या है डिफरेंट डिफरेंट अकाउंट्स प्रिपेयर करेंगे, ताकि उससे रिलेटेड, उस पर्सन से रिलेटेड, उस फर्म से रिलेटेड और उस असेट या उस पर्टिकुलर लाइबिलिटी से रिलेटेड जितनी भी हमने ट्रांजैक्शंस की हैं, जितनी भी हमने उसके साथ डीलिंग की है, उन सबको हम एक ही जगह पर रिकॉर्ड करेंगे और उनका क्या करेंगे, हम इकट्ठा बैलेंस निकाल लेंगे। ठीक है, तो लेज़र में हमें यही करना है कि जो भी हमने ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करते जा रहे हैं, हम उन ट्रांजैक्शंस को हमने आगे क्या है क्लासिफाई कर देना है एक जगह पे, एक पर्सन से रिलेटेड, एक अकाउंट से रिलेटेड, जब सभी ट्रांजैक्शंस को हम वहाँ पे रिकॉर्ड कर लेंगे। ये है हमारा लेज़र में पोस्टिंग करना। ठीक है, तो नेक्स्ट इसमें आ जाता है हमारा प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। अब जो ट्रायल बैलेंस है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बेस प्रोवाइड करता है। ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट कौन सी है हमारी, दो स्टेटमेंट है, एक प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट और दूसरी हमारी पोजीशन की स्टेटमेंट। अब ये दोनों बनाने के लिए हमें चाहिए ट्रायल बैलेंस। अब हमें ट्रायल बैलेंस कहाँ से मिलेगा, वो मिलेगा हमें लेज़र से। जब हमने लेज़र में पोस्टिंग कर दी है, लेज़र में पोस्टिंग करने के बाद सभी अकाउंट्स का डेबिट और क्रेडिट बैलेंस तैयार हो जाएगा। तो ट्रायल बैलेंस क्या है, सभी लेजर्स का फाइनल बैलेंस हम ट्रायल बैलेंस में शो करते हैं। अब देखिए, जो भी हमने यहाँ पे ट्रायल बैलेंस बनाए हैं, असेट का बना लिया हमने, किसी लाइबिलिटी का बना लिया, या किसी हमने अपने डेबिटर का बना लिया, क्रेडिटर का बना लिया, उन सब का जो बैलेंस है वो कहाँ जाएगा, वो जाएगा ट्रायल बैलेंस में। ठीक है, जिन जिनके डेबिट बैलेंस होंगे उनको हम डेबिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे, और जिस जिसके होंगे क्रेडिट बैलेंस उनको हम क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे। अब देखिए, जो ट्रायल बैलेंस की दोनों साइड होंगी, डेबिट साइड और ये क्रेडिट साइड, दोनों का बैलेंस हमेशा इक्वल ही आता है। अब इक्वल क्यों आता है, क्योंकि जो हमने जो एंट्रीज की हैं, हमने जो रिकॉर्डिंग की है वो की है हमने डबल एंट्री सिस्टम के अकॉर्डिंग, वो हमने किया है डबल एंट्री सिस्टम। हमने ड्यूअल एस्पेक्ट के बारे में पढ़ा था, ड्यूअल एस्पेक्ट में हमने डबल एंट्री सिस्टम के बारे में पढ़ा था। अगर एक अकाउंट को हमने डेबिट किया है तो डेफिनेटली दूसरे को हमने क्रेडिट भी किया है। ठीक है, तो क्या होगा, वो अगर डेबिट में रिकॉर्ड हुआ है तो वो क्रेडिट में भी रिकॉर्ड हुआ होगा। तो इसी वजह से क्या होगा, डेबिट साइड का बैलेंस और क्रेडिट साइड का बैलेंस हमेशा इक्वल ही आएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे इक्वल नहीं आता, ट्रायल बैलेंस का बैलेंस जो है वो टैली नहीं करता, एक दूसरे से मैच नहीं करता, इट मीन्स कहीं ना कहीं कुछ न कुछ छूट गया है, कुछ न कुछ हमारा मिस हो गया है। तो उसका हमें यहाँ पे अपनी एरर का पता चल जाएगा ट्रायल बैलेंस से। ठीक है, तो ये थी हमारी अकाउंटिंग की प्रोसेस कि हमने अकाउंटिंग कैसे करनी है, उसके क्या स्टेप हैं। सबसे पहले हमने फाइनेंशियल नेचर की ट्रांजैक्शंस को आइडेंटिफाई करना है, फिर उस ट्रांजैक्शन के सपोर्ट में हमें वाउचर प्रिपेयर करना है। वाउचर जब प्रिपेयर हो जाएगा तो फिर हमने उनकी ओरिजिनल बुक्स में एंट्री करनी है। ओरिजिनल बुक्स में एंट्री होने के बाद हमें उसका बैलेंस तैयार करना है। बैलेंस कैसे तैयार होगा, लेज़र में पोस्टिंग से। लेज़र में पोस्टिंग के बाद हमारा ट्रायल बैलेंस बच जाएगा, और ट्रायल बैलेंस बेस होगा हमारी स्टेटमेंट्स के लिए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के लिए, जो हमारी प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट है और हमारी पोजीशन की स्टेटमेंट है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। ठीक है, तो ये तो थी हमारी अकाउंटिंग की प्रोसेस कि हमें अकाउंटिंग करनी कैसे है। अब अकाउंटिंग का बेस क्या है कि हमने किन ट्रांजैक्शंस को कैसे हमने उनको रिकॉर्ड करना है। अब हमारे पास दो बेसिस हैं अकाउंटिंग करने के, एक तो है कैश बेसिस और दूसरा है एक्रूअल बेसिस। अब दोनों में डिफरेंस मैं आपको समझाती हूँ। कैश बेसिस क्या है, देखिए कैश बेसिस क्या है हमारा, कि हमने एक अकाउंटिंग ईयर में, अकाउंटिंग ईयर हमारा होता है 1 अप्रैल टू 31 मार्च। ठीक है, 1 अप्रैल टू 31 मार्च। इस टाइम पीरियड के ड्यूरिंग, इस टाइम पीरियड के दौरान जितना भी हमने कैश में रिसीव किया है या हमने कैश में पेमेंट किया है, कैश की रिसिप्ट और कैश की पेमेंट, अब वो चाहे पिछले साल का रुका हुआ कैश हमने रिसीव किया है या फिर पिछले साल जो हमारी कैश में पेमेंट करने से रह गई थी उनकी पेमेंट की है। ठीक है, या फिर अगले साल के लिए हमने एडवांस में पेमेंट कर दिया है या किसी ने एडवांस में हमें दे दिया है, यानी कि हमने कैश में उसको एडवांस में रिसीव कर लिया है। इन सब चीज़ों से यहाँ कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इस टाइम पीरियड के ड्यूरिंग हमने जितना भी कैश को रिसीव किया है, जितना भी कैश को हमने पेमेंट किया है, वो सारी चीज़ें हम इसी में रिकॉर्ड करेंगे, किसमें, कैश बेसिस में। ठीक
ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा कैश बेसिस की कैश बेसिस कैसे काम करता है। अब इस बात से अगर हम कैश बेसिस के अंडर अपने अकाउंट्स को मेंटेन करेंगे, अपनी अकाउंटिंग हम कैश बेसिस पे करेंगे, तो हमें इस बात के बारे में नहीं सोचना है कि वो जो ट्रांजैक्शन है वो किससे रिलेटेड है। हमने सिर्फ ये देखना है कि हमने उस कैश की पेमेंट और रिसिप्ट किस टाइम पीरियड में की है, वहीं पे हम इसकी रिकॉर्डिंग करेंगे, वहीं पे हम इसकी अकाउंटिंग करेंगे। तो ये हो गया कैश बेसिस। अब हो गया हमारा एक्रूअल बेसिस। एक्रूअल बेसिस क्या है? एक्रूअल बेसिस का मतलब है कि जब हमने इनकम को अर्न किया है, जब वो एक्रूड हो गई है हमारे लिए, जब हम उसके लिए काम कर चुके हैं, ठीक है। अब सपोज करो जैसे हमने यहाँ पे सेल किया, ठीक है, सेल हमने कर दिया क्रेडिट पे, तो यहाँ पे तो क्रेडिट पे सेल हो गया, कैश तो हमें रिसीव नहीं हुआ ना यहाँ पे, ठीक है, कैश हमें रिसीव नहीं हुआ। लेकिन ये जिस अकाउंटिंग पीरियड से रिलेटेड है, जिस टाइम पीरियड से रिलेटेड है, हम उसको वहीं पे रिकॉर्ड करेंगे। हमने इस बात को नहीं देखना है कि वो हम उसको कैश में पेमेंट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। हमें सिर्फ ये देखना है कि 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक के टाइम पीरियड से वो रिलेटेड होना चाहिए। सपोज करो हम यहाँ पे अपनी बिल्डिंग का रेंट पे कर रहे हैं, ठीक है, हमें रेंट की पेमेंट करनी है। अब अगर वो रेंट हमने अभी पिछले साल 1 अप्रैल से 31 मार्च, ठीक है, रेंट हमारा बनता है 10,000 पर मंथ, ठीक है, 10,000 पर मंथ का रेंट है हमारा और हमें पे करना है उसको। तो हम इस साल का हमारा कितना बन जाएगा, 1 अप्रैल टू 31 मार्च 12 मंथ्स का कितना बन जाएगा, 1,20,000 बन जाएगा। तो इस रेंट को पूरे के पूरे 1,20,000 को हम इसी अकाउंटिंग पीरियड की पेमेंट मानेंगे, ठीक है, इसी टाइम पीरियड का एक्सपेंस उसको मानेंगे। अब इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि इस 1,20,000 में से हमने 1,00,000 का पेमेंट किया है या फिर 20,000 का पेमेंट किया है। जो इस साल के खर्चे हैं उन्हें हम इसी साल में रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है, इस साल के जो एक्सपेंसेस होंगे इसी साल में रिकॉर्ड होंगे, चाहे वो कैश में पेमेंट हुआ हो या ना हुआ हो। ऐसे ही इनकम्स को लेकर या रिसिप्ट्स को लेकर या रेवेन्यू को लेकर, ठीक है, जो इस ईयर से रिलेटेड हैं, इस ईयर के जो रेवेन्यूज़ हैं, चाहे वो हम कैश में रिसीव करते हैं या नहीं करते। जैसे मैंने अभी आपको सेल का एग्जांपल दिया है, सेल है हमारी, सपोज करो इस साल की नेट सेल कैश और क्रेडिट मिलाकर हमारी बनती है 12 लाख, ठीक है, 12 लाख की सेल है हमारी। अब इस 12 लाख की सेल में से हमने सिर्फ 6 लाख ही कैश में रिसीव किया है। तो ऐसा नहीं है कि जितना हमने कैश में रिसीव किया है हम उसको ही अपने अकाउंट्स में रिकॉर्ड करेंगे। इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हमने उसको कैश में रिसीव किया या नहीं किया। जितनी इस साल से रिलेटेड है, इस साल का जो रेवेन्यू है उसको ही हम इस साल के अकाउंट्स में रिकॉर्ड करेंगे। तो ये है हमारा एक्रूअल बेसिस कि जिसके लिए हम काम कर चुके हैं वो हमें इसी साल में रिकॉर्ड करना है, जो इस टाइम पीरियड से रिलेटेड है वहीं पे हम इसको रिकॉर्ड करेंगे। तो ये है हमारा कैश बेसिस और एक्रूअल बेसिस। अब देखिए नेक्स्ट आ जाते हैं। अब देखिए हम ये देख लेते हैं कि जो कैश बेसिस है उसको कौन लोग करते हैं और जो एक्रूअल बेसिस है उसको कौन लोग करते हैं। अब जो कैश बेसिस है, देखो बिजनेस में तो ऐसा नहीं चलेगा। अगर हमें नेट प्रॉफिट या नेट लॉस अपना पता लगाना है तो कैश बेसिस के उस ऊपर तो हम अपने अकाउंट्स मेंटेन नहीं कर सकते। उसके लिए तो हमें एक्रूअल बेसिस पे ही डिपेंड रहना पड़ेगा, क्योंकि जिस टाइम पीरियड से रिलेटेड जो एक्सपेंसेस और रेवेन्यूज़ हैं हम वहीं पे रिकॉर्ड करेंगे। तो कैश बेसिस को कौन यूज़ करता है, जो हो गए प्रोफेशनल्स, ठीक है ना, जैसे डॉक्टर्स, लॉयर्स या अदर जो सैलरी वगैरह लेने वाले हों, या प्रोफेशनल्स मीन्स आप ना प्रोफेशनल को समझो इसमें, चाहे वो लॉयर हैं, डॉक्टर हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, ये सब लोग क्या है इस तरह से अपने अकाउंट्स को मेंटेन करते हैं कि जो हमें रिसीव हो गया है उसे ही हम अपनी इनकम मानते हैं और जो पेमेंट कर दिया वो एक्सपेंसेस हो गए, तो वो कैश बेसिस पे अपने अकाउंट्स को मेंटेन करते हैं। तो ये आपको क्लियर हो गया। अकाउंटिंग के बेसिस हमें 2 बेसिस हैं, कैश बेसिस और एक्रूअल बेसिस। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है? अब डिफरेंस तो बिल्कुल साफ है इनके, कैश बेसिस अकाउंटिंग का और एक्रूअल बेसिस। इनको रिकॉर्ड हम कैसे करते हैं? कैश बेसिस में सिर्फ कैश ट्रांजैक्शंस को, चाहे वो किसी भी पीरियड से रिलेटेड हो, और एक्रूअल बेसिस में सिर्फ एक्रूड इनकम्स को और उस साल से रिलेटेड एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड करते हैं, चाहे वो कैश में हुए हों या फिर क्रेडिट पे हुए हों, इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता।
अब इनका टाइमिंग क्या है रिकॉर्ड करने का? एज पर दिस बेसिस ओनली दोज इनकम्स आर रिकॉर्डेड विच हैव बीन रिसीव्ड इन कैश। कैश बेसिस में उन्हीं इनकम को रिकॉर्ड करेंगे जो हम रिसीव कर चुके हैं। लेकिन एक्रूअल बेसिस में ऐसा नहीं है। एक्रूअल बेसिस में क्या है, चाहे कैश रिसीव हो या ना हो, जो इस अकाउंटिंग पीरियड की इनकम्स हैं सिर्फ उनको ही हम इस साल की अकाउंटिंग में रिकॉर्ड करेंगे। टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग द एक्सपेंस, ऐसे ही एक्सपेंसेस कैश बेसिस में भी क्या होगा, जो हमने कैश में पेमेंट कर दी है सिर्फ उन्हीं एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड करेंगे। और एक्रूअल बेसिस में फिर से वही आ गया कि भाई इसी साल से रिलेटेड होने चाहिए, चाहे हम पहले पेमेंट कर रहे हैं या बाद में कर रहे हैं या नहीं कर रहे, इस बात को हमने ध्यान में नहीं रखना। सिर्फ हमने ये देखना है कि किस टाइम पीरियड में वो हुए हैं। अब आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस देखिए, जो कैश बेसिस है, कैश बेसिस में इन सब चीज़ों का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, इनका कोई यूज़ नहीं है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस, एक्रूड इनकम्स एंड इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, इन चीज़ों को हमने कंसिडर ही नहीं करना है। इसमें तो जब मर्जी हमें रिसीव हो गया उसी टाइम हम इनको लिख लेंगे, ठीक है। हमें ये नहीं देखना है कि वो आउटस्टैंडिंग है या प्रीपेड है या कैसे हैं, इनको सिर्फ कैश में रिसीव हुआ तो लिख लिया। लेकिन जो एक्रूअल बेसिस है उस पर हम क्या होगा, जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस होंगे उनको हम माइनस कर देंगे, जो प्रीपेड होंगे उनको भी माइनस कर देंगे, जो एक्रूड इनकम्स होंगी एक्चुअल में जिनके लिए हम काम कर चुके हैं सिर्फ उन्हीं इनकम्स को हम रिकॉर्ड करेंगे। और एक्सपेंसेस को भी उनको ही रिकॉर्ड करेंगे जो हमारे इस साल से रिलेटेड हैं, चाहे हम उनको बाद में पेमेंट करें, अभी हमने पेमेंट ना की हो, लेकिन हमने रिकॉर्ड उनको उसी टाइम करना है जिस साल से वो रिलेटेड है। नेक्स्ट आ जाता है लीगल पोजीशन। अब जो कैश बेसिस है ये लीगली अप्रूव्ड नहीं है, कंपनीज एक्ट 2013 में इसको अप्रूव नहीं किया है। लेकिन जो एक्रूअल बेसिस है उसको कंपनीज एक्ट 2013 में रिकॉग्नाइज्ड किया गया है, इसको अप्रूव किया गया है। असर्टेनमेंट ऑफ करेक्ट प्रॉफिट और लॉस। अब देखो कैश बेसिस से तो हमें करेक्ट प्रॉफिट्स का पता नहीं चलता, क्योंकि ये क्या है, इसमें पिछले साल के भी रिसिप्ट हैं और आने वाले साल की भी रिसिप्ट हो सकती हैं। लेकिन जो हमारा एक्रूअल बेसिस है अकाउंटिंग का, ये क्या है, बिल्कुल एग्जैक्ट हमें प्रॉफिट बताता है। एक ऑपरेटिंग ईयर, जो एक अकाउंटिंग ईयर है, उससे रिलेटेड सभी एक्सपेंसेस को और इनकम्स को ये हमें प्रेजेंट करता है, उनकी स्टेटमेंट हमें बताता है। सुटेबिलिटी, अब देखिए जो ये कैश बेसिस है ये प्रोफेशनल्स के लिए सुटेबल है, जैसे मैंने अभी बताया था डॉक्टर्स हो गए, लॉयर हो गए, अकाउंटेंट वगैरह हो गए, जो प्रोफेशनल्स हैं। लेकिन ये जो है एक्रूअल बेसिस है वो है बिजनेसमैन के लिए। और हमारा टॉपिक ही क्या है, हमारी बुक ही क्या है, बिजनेस से रिलेटेड है। तो हम तो पूरी अकाउंटिंग जो भी करने वाले हैं आगे आने वाले चैप्टर्स में, हम जितने भी काम करेंगे वो सब हम एक्रूअल बेसिस पे करेंगे, ठीक है। अब लास्टली आ जाता है हाइब्रिड और मिक्स्ड बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। ये इससे रिलेटेड हमारा आगे फ्यूचर में कोई टॉपिक नहीं आने वाला है, क्योंकि हम तो बिजनेस की स्टडी करेंगे, अकाउंटिंग करेंगे, उसमें इसकी कोई जगह नहीं है। लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए कि ये क्या है। दिस बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इज द मिक्सचर ऑफ कैश बेसिस एंड एक्रूअल बेसिस, ये दोनों का मिक्सचर है, इसीलिए इसको नाम क्या दिया गया है, मिक्स्ड या फिर हाइब्रिड। तो इसके अंडर क्या है, revenues and assets are recorded on cash basis whereas expenses and liabilities are recorded on accrual basis, ठीक है। जो assets हैं या revenues हैं उनको तो cash basis पे रिकॉर्ड करते हैं, यानी कि जो हमने इस साल रिसीव कर लिया है असेट्स भी और रेवेन्यूज भी, उनको तो हम इसी साल में रिकॉर्ड करेंगे। लेकिन जो एक्सपेंसेस हैं, एक्सपेंसेस को और लाइबिलिटीज़ को जो इस साल की होंगी तो हम रिकॉर्ड करेंगे, अगले साल की या पिछले सालों की हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे। जो इस साल से रिलेटेड होंगी, इस अकाउंटिंग पीरियड से रिलेटेड होंगी, हम उनको ही यहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। इसमें देखिए, दे इग्नोर द आउटस्टैंडिंग इनकम्स बट टेक इनटू कंसिडरेशन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग इनकम्स को तो वो इग्नोर कर रहे हैं, लेकिन जो एक्सपेंसेस हैं उनको वो कंसीडर कर रहे हैं, उनको वो काउंट कर रहे हैं बीच में। तो ये वाला जो है हाइब्रिड सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग इज एन एक्सेप्टेबल एंड अप्रूव्ड सिस्टम एज पर द जजमेंट्स ऑफ द कोर्ट, यानी कि कोर्ट में इसको भी अप्रूव किया है, इसको भी बहुत सारे लोग यूज़ करते हैं। लेकिन हमारी अकाउंटिंग में +1 में +2 में कहीं पर भी इसका कोई यूज़ नहीं है। तो इसको जस्ट आप इन्फॉर्मेशन के लिए जान लो। सो डियर स्टूडेंट, ये छोटा सा टॉपिक था हमारा, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमें अकाउंटिंग की प्रोसेस का यहाँ से पता चला है। तो डियर स्टूडेंट, इसको अच्छे से करना आप लोग। थैंक यू सो मच।